अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम है जान है तो जहां है। रोज़ हम सेहत से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आते हैं। आजकल रमज़ान भी है, खूब सारा चिकना भी खा रहे हैं। दूसरा, पूरे दिन कोविड की ख़बरें और कोरोना की ख़बरें लॉकडाउन में सुनते रहते हैं। इसलिए हल्की सी भी गले में खिचखिच हो तो हमें लगता है हमें कोरोना हो गया है। गले की ख़राबी, कान में दर्द, नज़ले का बहना, सारा कुछ एक ऐसी खौफ ज़दा उसने शेप ले ली है कि हम ना सिर्फ ख़ुद डरते हैं बल्कि किसी को भी इस तरह की कोई भी छींक आ जाए तो बजाय इसके कि अल्हम्दुलिल्लाह कहें या अरहमकल्ला कहें, हम डर के भागना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आज हमने इनवाइट किया है डॉक्टर जुनेद ENT स्पेशलिस्ट को, जो आज हमारी ये सारी जो मिसकंसेप्शंस हैं अबाउट द ईयर, नोज़ एंड थ्रोट, मतलब हमारे कान, हमारे नाक और हमारे गले से उसको क्लियर करेंगे ताकि हम डरे नहीं बल्कि सही किस्म की प्रिकॉशंस लें, वो सही चीज़ें खाएं, अपनी सारी सिम्टम्स को सही तरह से समझें और उसको सही तरह से फ़ाइट कर सकें। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत वेलकम है आपका इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले तो बताइए, आपको पता ही है कि कोविड के सैंपल भी जो लिए जाते हैं वो या नेज़ल स्वैब है या थ्रोट स्वैब है, और हर कोई जो है ना बलगम से, खांसी से, सूखी खांसी है या नहीं है, कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा आप लोगों की ना पहले से सबसे पहले तो ये क्लियर करें। एक्चुअली कोविड के बारे में ये है कि जो वायरस है इसका, कोरोना वायरस, वो हमारी पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा ये बनाता है, ये नेज़ोफेरिंक्स जो नाक का पिछला हिस्सा है, गले के साथ जो लगता है, और इसके अलावा हमारे जो बलगम है उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन बनाते हैं। हमारे साइनसेस में भी इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो भी हम सैम्पलिंग करते हैं वो इस एरिया से ही की जाती है। और अभी जो रिसेंट इसमें स्टडीज़ आई हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जो सलाइवा है, जो बलगम है, उसमें वो ज़्यादा रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू नेज़ोफेरिंक्स के सैंपल, अच्छा, नोज़ के हिस्से से सैंपल लेने से। ठीक है। तो मतलब थूक जी, में भी सैंपल है और सब कुछ। सैंपल है। तो इसमें थोड़ा सा आप ये जो नेज़ोफेरिंक्स का रीजन होता है इसके हाइजीन के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमें बार बार ये तो बताया जाता है कि हाथ धोने हैं, आपने हाथों को मुंह पे नहीं लगाना और आपने सर्फिसेज को डिसइंफेक्ट करना है। हमने बहुत सारे अपने पिछले एपिसोड्स में ओरल हाइजीन की भी बात की कि मुंह और दांत को कैसे साफ़ रखना है। तो हमने ये जो अपने नाक का हिस्सा है और अपनी थ्रोट का हिस्सा है इसे कैसे साफ़ करना है। हम रमज़ान में हैं, हम मुसलमान हैं, हम 5 वक्त वज़ू करते हैं, जिसमें सिर्फ मेरा ख्याल है सिर्फ हमारा मज़हब है जिसके अंदर ये हिदायत दी जाती है कि नाक के अंदर पानी लें, थ्रोट के अंदर गरारा करें और फिर उसको 5 वक्त आप बेसिकली साफ़ करें। पर अनफॉर्चुनेटली हम चीज़ों को बहुत लाइट लेते हैं और हम ये समझते नहीं हैं कि ये सारी हिदायत जो है ये कोई खुदा ने हमारी अपनी भलाई के लिए हमें दी हुई हैं। तो इसके ऊपर इसकी हाइजीन को मेंटेन करने पे थोड़ा सा बताएं, लोगों को बताएं कि कैसे उन्होंने अपने नाक को साफ़ करना है। और थोड़ी सी ये जो हैबिट्स, जैसे अभी हमें इस तरह सिखाया जा रहा था कि आपने यूँ खांसना है और यूँ खांसना है, जो कि हमें सदियों से पता था पर हम फॉलो नहीं करते। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की कि एक तो हमारा मज़हब जो है 1400 साल पहले ही हमें बता चुका है कि हमने इसकी हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है। दूसरी, अभी जो आपने जो बताया है कि छींकना जब है तो वो हमने बाजू की तरफ करके छींकना है, उसका और फ़ायदा ये होता है, या मास्क पहनने का भी फ़ायदा ये होता है कि जब हम छींकते हैं तो हमारी जो छींक है उसके साथ बहुत सारे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जिसको हम अपनी ज़ुबान में एरोसोल्स कहते हैं। वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो पूरे कमरे में फैल जाते हैं, और वो यूजुअली जो कहते हैं कि 13 फीट तक जो है वो वायरस को अच्छा। फैला सकते हैं। और इवन इसका ये भी नुकसान होता है कि वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हवा में 3 घंटे तक रहते हैं। अच्छा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमने एक तो अपने आप को भी बचाना है और फिर दूसरी पॉपुलेशन को भी बचाना है। तो इसलिए जब भी छींक आए तो एक तो जो हमें पता है कि हमने या तो हाथ से उसको रोकना है, या फिर टिश्यू के ज़रिए, या फिर एल्बो के ज़रिए, या फिर मास्क पहने। जो अच्छा मास्क होगा, सर्जिकल मास्क जो होता है, या फिर N95 होता है, वो उस ड्रॉपलेट्स के स्प्रेड को रोक देता है। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दूसरों को बचाने के लिए। दूसरा, अपने लिए क्या है, अपने लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मास्क पहनना आजकल इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे 5 टाइम्स हम वज़ू करते हैं तो वो भी ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि इसके अलावा भी हमें चाहिए कि नोज़ की जो हाइजीन है उसका ख्याल रखें। अगर नोज़ में कोई लाइक ब्लीडिंग हो रही है, या नोज़ से कोई रेशा वगैरह आ रहा है, या स्पेशली अगर किसी पेशेंट को एलर्जीज चल रही हैं, हम्म। जैसे आजकल हम्म। अप्रैल और मई के सीज़न में एलर्जिक राइनाइटिस बहुत कॉमन हुआ हुआ हम्म। है, तो उसके लिए भी फ़ौरन अपने डॉक्टर से, कंसल्टेंट से या फिजिशियन से रब्ता करें, उसके लिए भी ट्रीटमेंट लें। और तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो आपने बताया कि सिम्टम्स जो हैं उनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है।
क्या आया ये एलर्जी तो नहीं है या कोई कॉमन कोल्ड या cold इन्फ्लुएंजा तो नहीं है या फिर ये कोविड है। तो आप थोड़ा सा इनकी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बता देंगे उनको जी। इसमें ये है कि जो कोविड 19 है उसमें स्पेसिफिकली 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ड्राई कफ है, ठीक है, इसमें जो कफ होगी वो ड्राई होगी यूजुअली। दूसरा ये है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ठीक है, सांस लेने में पेशेंट को मसला होगा, ठीक है। और फीवर जो है, बुखार, वो बहुत शदीद किस्म का होता है। जबकि एलर्जिक राइनाइटिस में ऐसा नहीं होता। एलर्जी के जो आजकल जैसे सीजन चल रहा है, स्पेशली इस्लामाबाद जो है हमारे यहाँ पे पोलन एलर्जी बहुत कॉमन है। तो ये इसमें क्या होता है कि इसमें पेशेंट को छींकें आती हैं, लेकिन उसके साथ कोई बुखार वगैरह नहीं होता। नाक में खारिश होना, नाक से पानी का आना, ये मसाइल होते हैं, लेकिन कोई बुखार, खांसी या सांस का रुकना, इस तरह के इशूज़ नहीं होते। और हो सकता है कि आपको खांसी हो, उसके साथ रेशा आ रहा हो, हल्का फुल्का बुखार हो, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी को कोविड ही हो, बिल्कुल। ठीक है। हो सकता है कि उसको कोई और इन्फेक्शन चल रहा हो, ठीक है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जो एंटीबायोटिक से ठीक हो सकता है। ठीक है, एंटीबायोटिक से भी, और आपको बिल्कुल ये जान लेना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। और जो लोग घर पे हैं और बिल्कुल लॉकडाउन की वजह से नहीं जा सकते या ओपीडीज़ बंद हैं और डिस्करेज किया जा रहा है कि इन्फेक्शन की वजह से आप बाहर ना जाएं, ऊपर से रोज़े भी हैं, मुश्किल होता है, वो ये जान लीजिए कि अगर आपको हल्का फुल्का बुखार है, आपको ज़ुकाम हो रहा है, नॉर्मल ज़ुकाम, तो जो आप आम ज़िंदगी में भी मेजर्स लेते थे ज़ुकाम खांसी वगैरह के लिए, वही लीजिए। उसमें हम बहुत ज़्यादा फ्लूइड इंटेक करते हैं, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी, कहवा वगैरह जो बनाते हैं उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं, चाहे वो शहद हो गया, चाहे वो जिंजर अदरक हो गया, चाहे वो लेमन हो गया, ये सारा कुछ भी इस्तेमाल करें। फिर स्टीम का बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम लें, तो वो सूद भी करेगी, दूसरा आपकी साइनसेस को ड्रेन भी करेगी। तो आप स्टीम के लिए थोड़ा सा हिदायत उनको देंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस भी हो जाती हैं, लेकिन स्टीम लेना तो मेरा ख्याल है वैसे भी अच्छा है उनके लिए। स्टीम जो है बेसिकली साइनोसाइटिस के लिए जो है स्टीम हमसे सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। जो साइनोसाइटिस होता है उसमें स्टीम बहुत इफेक्टिव होती है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए भी स्टीम इफेक्टिव है। स्टीम जो है वो सिंपल स्टीमर के थ्रू भी ली जा सकती है, पानी को बॉयल करके भी ली जा सकती है। बाज़ लोग उसमें विक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी बहुत इफेक्टिव है, वो भी यूज़ की जा सकती है। और आम हालात में भी स्टीम लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर किसी को नाक बंद हो रहा है और उसको छींकें आ रही हैं, या नाक से रेशा बहुत ज़्यादा आ रहा है, या गले में रेशा बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो वो स्टीम का इस्तेमाल कर ले तो वो उसके लिए बेहतर है। कोविड 19 में जो है स्टीम का डायरेक्टली कोई साइंटिफिकली प्रूवन कोई वो नहीं है कि स्टीम जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन जो उसके सिम्टम्स हैं उनको रिलीव करने के लिए, बेसिकली आपको अगर सूखी खांसी हो रही है तो वो थोड़ा सा आपको वो करेगा। और वैसे भी इसलिए बहुत ज़्यादा आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी लेना है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड का एज सच कोई इलाज नहीं है। जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है वो इसीलिए है कि जो उसकी वजह से आपको सिम्टम्स आ रहे हैं वो आप रिलीव कर सकें। ज़्यादातर लोग तो 2 हफ्ते के टाइम में बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो इससे आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। और ईयर, नोज़ एंड थ्रोट के डॉक्टर इसलिए हमारे पास मौजूद हैं कि हमें मज़ीद भी बताते रहें कि घर बैठे कितने सारे ऐसे मसले हो सकते हैं जो कि सर्दी, खांसी, ज़ुकाम से भी थोड़ा सा ज़्यादा हैं और हमें बहुत ज़्यादा बॉदर करने लगते हैं। और उनमें से एक बहुत बड़ा मसला ये भी होता है कि बच्चे हैं, फारिग हैं, स्कूल तो जा नहीं रहे, तो वो जो उनको दिखता है वो या नाक में डाल देते हैं या कान में डाल देते हैं। आपने देखा होगा छोटी पेंसिल ले ली, किसी ने बटन ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया। तो ये जो फ़ौरन बॉडी से अचानक बच्चा जो है घबरा जाता है, माएँ उससे ज़्यादा घबरा जाती है, तो पहला क्या स्टेप होना चाहिए? पहला फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि प्रिवेंट किया जाए, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिवेंट किया जाए। कोई भी छोटी जो टॉयज़ होते हैं जिसमें बीड्स होते हैं वगैरह, वो लेस देन 3 ईयर्स में जो है अवॉइड किया जाए बेबीज़ में। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी को ऐसा हो भी जाता है तो उसमें फ़ौरन पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और फ़ौरन पेरेंट्स अक्सर ये करते हैं कि पेरेंट्स खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, खुद कोशिश करते हैं कि हम नाक से किसी तरह निकाल लें या फिर कान से किसी तरह निकाल लें, जिससे वो मज़ीद ख़राब करते हैं। कान में मज़ीद ट्रॉमा हो सकता है, नाक में ट्रॉमा हो सकता है, नाक से खून आ सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि मज़ीद आप हो सकता है उस फॉरेन बॉडी को पीछे पुश कर दें, तो वो डेंजरस हो सकती है। तो पेरेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कान में कोई फॉरेन बॉडी चली गई है और आपके पास कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है फॉरेन, तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कान की फॉरेन बॉडी में स्पेशली 2-2, 3-3 दिन भी वेट किया जा सकता है। अच्छा, जो लोग तेल डाल लेते हैं, कोई अगर बग चला गया या कोई कीड़ा चला गया तो तेल डाल, तो ये कितना अच्छा है? वो बहुत बेहतरीन है। अच्छा। वो उस सूरत में है जब कोई इंसेक्ट चला जाता है, अच्छा, कीड़ा चला गया, मच्छर चला गया, तो वो क्योंकि अंदर कान के अंदर शोर करता रहेगा, हिलता रहेगा, तो उसको मारने के लिए ज़रूरी होता है कि आप ऑयल डाल लें। कौन सा ऑयल डालें? कोई भी ऑयल डाल लें, लेकिन सबसे बेहतर होता है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल डाल लें। जैतून का तेल जो है वो सबसे बेहतरीन होता है।
वो उससे ये होगा कि वो सफोकेट हो जाएगा, खुद ही मर जाएगा अंदर। अच्छा तो पेशेंट की इरिटेशन जो है वो फौरन रिलीव हो जाएगी, ठीक अच्छा है। लेकिन कीड़ा उससे निकलेगा नहीं, ठीक है। जो इंसेक्ट होगा वो अंदर ही मौजूद रहेगा, वो आप किसी स्पेशलिस्ट से ही निकलवा सकते हैं। अच्छा। और जो नोज़ में चली जाती है, अगर खुदा ना खास्ता उससे उसकी वजह से आप ब्लू होना शुरू हो जाए, ऑक्सीजन की कमी या इस तरह का कुछ हो, नहीं, पेरेंट्स खुद उसको अटेम्प्ट करते हैं और वो खुदा न खास्ता थ्रोट में चली जाए, ठीक है। तब जो है वो अगर गले में चली जाती है तब सांस का मसला कर सकती है। अदरवाइज ज़्यादातर तो ये होता है कि वो अगर पीछे चली भी जाए तो खुराक की नाली में जाके पेट के जरिए खुद ही निकल जाती है। अच्छा और दूसरा तरीका ये है कि आप उसमें वेट करें, ठीक है, और आराम से जो है किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को चेक करवाएं। अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको नहीं भी मिल रहा तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हमारे हैं वहाँ पे पीजी डॉक्टर्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, ठीक 24 है। आवर्स अवेलेबल होते हैं। वो इस तरह की इमरजेंसीज मैनेज कर लेते होते हैं। चलिए, ये तो बहुत रिलीफ की बात है सब सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है तो पैनिक मत कीजिए, इसका हल बिल्कुल मौजूद है। खुद इंटरवीन करने के बजाय आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। इसी पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जाने से पहले हम डॉक्टर जुनैद से बात कर रहे थे ईएनटी के बारे में। ये जो सुनाई नहीं देना है या आपकी जो समाअत है वो थोड़ी कम हो जाती है और साथ आपके कानों में दर्द भी होने लगता है या कान से कुछ निकलने लगता है, इन सब के बारे में भी बात करते हैं कि ये क्या होता है और बाकी किस हद तक इफ़ेक्ट करता है। और फिर इसके साथ साथ आप थोड़ा सा मेंशन कीजिएगा ये कॉटन बड का जो यूज़ होता है, जो हमारे यहाँ कुछ लोग कॉटन बड, कुछ लोग चाबी, कुछ लोग जो उनके हाथ में आए, पेन, स्पेशली पेन्स के एंड आपने देखे होंगे उन्होंने गंदे किए होते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कीजिए। वैक्स जो है बेसिकली जो इसको हम आम जुबान में मैल कहते हैं कान में, ये बहुत कॉमन, सबसे कॉमन जो हमारे पेशेंट्स होते हैं ईएनटी के वैसी चीज़ के होते हैं। और सबसे ज़्यादा लोग इसको मिस मैनेज करके खुद जो है उसके साथ छेड़छाड़ करके तो आते हैं। तो बिल्कुल आपने सही निशानदेही की कि उसमें ये होता है कि पेशेंट को सुनने में सबसे ज़्यादा मसला होता है। कभी कभी दर्द भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि वैक्स जब बनती है कान में तो वो सुनाई में मसला होती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि कुदरती तौर पे अल्लाह ने हमारा एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि ये वैक्स हमारे कान से साफ़ हो जाती है। अच्छा। हमें इसको खुद साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाज़ लोगों में ये होता है कि जैसे स्वेटिंग ज़्यादा आती है, पसीना ज़्यादा आता है, इसी तरह बाज़ लोगों में टेंडेंसी होती है कि उनको वैक्स भी ज़्यादा बनती है। अच्छा ठीक है, तो अगर वैक्स ज़्यादा बन रही है तो उस सूरत में आपको खुद उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जितना उसको प्रोब करेंगे, जितना उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, वो आपको उतना तंग करेगी। अगर किसी में वैक्स बनने की प्रॉब्लम ज़्यादा है और उसका कान बार बार बंद होता है तो वो एक तो ये कि एक दफ़ा जो है डॉक्टर से, ईएनटी कंसल्टेंट से सफाई करवाए कान की। ठीक है। दूसरी चीज़ उसकी बेहतरीन ये होती है कि आप ऑलिव ऑयल जो है वो यूज़ करें। अच्छा अगर किसी को ज़्यादा मसला है कान में, लाइक खारिश होती है या कान में बार बार वो को करता है कि पिन्स मार ले या कॉटन बड्स यूज़ कर ले, तो उससे बेहतर ये है कि वो ऑलिव ऑयल यूज़ करें। ऑलिव ऑयल से ये है कि एक तो ड्राइनेस भी कम होगी, दूसरा जो वैक्स होगी वो खुद भी साफ़ होती रहेगी। लेकिन नॉर्मल लोगों में यूजुअली इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही साफ़ हो जाता है। बाज़ लोग खुद ही जो है कॉटन बड यूज़ करते हैं, नहाने के बाद उनकी आदत होती है कॉटन बड्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो कॉटन बड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि कोनी से अगर कोई बड़ी चीज़ है तो वो कान में डालें, वरना अदरवाइज कुछ भी नहीं डालें। अच्छा। तो इसलिए यानी कि कान में आपने कुछ भी नहीं डाला। और देखिए हमारे ठीक है? यहाँ तो कितना ये बहुत बिल्कुल common है। किसी को पता ही नहीं है। माएँ तो बल्कि जब जैसे ही वो बेबी बैग बनाती है अपना, तो पहले वो डब्बा cotton लेती है bud कॉटन बड्स का, और जैसे ही बेबी का ना सबसे पहले कान साफ करना शुरू करती है। और बहुत लोगों को हैबिट भी होती है, वो कॉन्स्टेंटली अपने कान में हाथ मारते रहते हैं। तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, ये तो बहुत ही आपने सही बात बताई। फिर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कई लोगों को बहुत रिंगिंग सेंसेशन फील होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई कॉन्स्टेंट आवाज़ आ रही है। तो उनका थोड़ा सा आप बताएंगे, क्योंकि ये हर जगह हमारा चैनल देखा जाता है, तो आप थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करें कि ये एक मेडिकल कंडीशन है। इसको जो है कान में जो शोर होता है इसको हम कहते हैं टिनाइटस। जी। टिनाइटस बेसिकली ये होता है कि इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। ठीक है, हमारे जो कान के 2-3 हिस्से होते हैं उसमें से किसी में भी मसला हो तो टिनाइटस उसके साथ हो सकता है। इवन वैक्स, सिंपल वैक्स में भी बाज़ औक़ात टिनाइटस होता है। लेकिन ज़्यादा कॉमन जो होती है, जैसे आपने बताया कि जो बुज़ुर्ग होते हैं उनमें ये होता है कि कान वक्त के साथ कमज़ोर हो रहा होता है। अच्छा। जो कान, जैसे नज़र हमारी कमज़ोर होती है इसी तरह कान कमज़ोर हो रहा होता है। तो कान जब कमज़ोर हो रहा होता है तो उसके जो सेल्स होते हैं वो अपनी एक आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं, जो शोर की सूरत में इंसान को महसूस होती रहती है। और उससे जो इंसान है वो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, उसकी नींद भी डिस्टर्ब होती है, उसका काम भी डिस्टर्ब होता है। और स्पेशली अगर कहीं पर खामोशी हो, जैसे सर्दियों के मौसम में, तो उसमें जैसे पंखा भी नहीं चल रहा होता तो शोर की वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है। तो उस सूरत में एक तो ये आता है कि इसको 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि आप इसको पहले इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि
आया ये टेनाइटिस किस वजह से हो रहा है। अच्छा। अगर तो कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है, तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए दवाइयाँ मौजूद हैं जिससे इसका इलाज किया जा सकता है। और सबसे जो कॉमन थेरेपी हम देते हैं पेशेंट को, वो उसकी काउंसलिंग होती है, कि उसको हम कहते हैं कि आप इस आवाज़ के ऊपर ध्यान ना दें। अच्छा, ये तो ठीक है। बहुत मुश्किल हाँ, काम है ये नहीं? मुश्किल काम है, लेकिन ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट इसके लिए यही होती है। दूसरा ये होता है तरीका कि आप उसे कहें कि वो बैकग्राउंड में कोई आवाज़ अपने साथ लगा के रखे, लाइक पंखा वगैरह लगा के रखे, या कोई ऐसी चीज़ मशीन वगैरह चल रही हो, उससे भी वो रिलीफ महसूस करेगा। चलिए, रमज़ान है, आप तिलावत सुनिए सूरा रहमान की। थेरेपी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और सारी दुनिया भी इसकी गवाही देती है। तो इससे अच्छा क्या मौका है कि शायद अल्लाह ताला ने इसीलिए चुना हो कि नॉन स्टॉप आपकी कानों में कुरान पाक की तिलावत ही जो है ना वो आप सुनते रहें, तो भी उसमें बहुत ज़्यादा थेरेप्यूटिक हो सकता है। चलिए, इसके ऊपर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। बात कर रहे थे हम डॉक्टर जुनैद से ईएनटी के बारे में। अब एक और बहुत कॉमन चीज़ है, बच्चों को भी बड़ों को भी टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, उनके टॉन्सिल्स स्वेल कर जाते हैं। और बहुत सारे बच्चों की, चाहे वो पॉलिप्स हो गया, एडेनॉइड्स हो गए, टॉन्सिल्स हो गए, सर्जरी स्केड्यूल थी इन दिनों में। आजकल बिल्कुल जो है वो सर्जरीज़ नहीं हो रही है और घर में ज़ाहिर है सब लोग बहुत परेशान हैं कि ये सर्जरीज़ क्यों नहीं हो रही। तो हम जानते हैं डॉक्टर साहब से कि क्या ये वाकई एमरजेंसी है, ये सर्जरी डिले की जा सकती है, और अगर उस सर्जरी को आपने इंडिकेशन बताया ही था तो इसका मतलब है कि वो ज़ाहिर है बॉदर कर रही थी उस बच्चे को या बड़े को। तो वो अब ऐसा क्या करें कि उसको वो तब तक कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकें जब तक ये सर्जरीज अवेलेबल नहीं हो जाती? एक्चुअली ये कि हमारी जो ईएनटी की सर्जरीज हैं वो यूजुअली ज़्यादातर इमरजेंसी सर्जरीज नहीं होती। अच्छा। ठीक है। एक्सपेक्ट ये कि हमारा एयर वे, लाइक सांस का किसी को मसला हो रहा है, उसको हमने मैनेज करना है, तो वो इमरजेंसी है। अदरवाइज जितनी भी सर्जरीज हैं वो इमरजेंसी नहीं होती। स्पेशली टॉन्सल्स और जो नाक की सर्जरी होती है, नाक की हड्डी अगर टेढ़ी हो, ये हमारी बहुत कॉमन सर्जरीज होती हैं, और ये दोनों सर्जरीज जो है वो इमरजेंसी सर्जरीज नहीं है। तो अच्छा। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्केड्यूल हुई हुई थी सर्जरी और वो डिले हो गई है, तो आप वेट कर सकते हैं। तो टॉन्सिल्स के क्या सिम्टम्स होते हैं और उसको क्यों निकालना ज़रूरी होता है? टॉन्सिल्स का बेसिकली ये होता है कि रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, बार बार जो है बच्चे का गला खराब होता है। ठीक। स्पेशली छोटे बच्चों में ये ज़्यादा कॉमन होता है, और हर महीने जो है वो पेरेंट्स कहेंगे कि बार बार ये गला खराब होता है, हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, कोर्स करवाते हैं, फिर गला खराब हो जाता है। तो इस सूरत में ये होता है कि हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट को, और उसमें देखते हैं उसके टॉन्सिल्स जो होते हैं गले में वो साइज़ में बड़े होते हैं। तो इसका ऑपरेशन करना इसलिए भी ज़रूरी होता है। एक तो जब ये बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़े हो जाते हैं तो ये गले में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं, सांस में मसला भी कर सकते हैं। अच्छा। दूसरी चीज़ ये है कि खाने पीने में मसला होता है। खाने पीने में जब मसला होता है तो बच्चे की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, और स्कूलिंग इफेक्ट होती है, स्कूल आना जाना इफेक्ट होता है। दूसरा, वैसे भी बर्डन ज़्यादा होता है, जब आप एंटीबायोटिक्स हर महीने दे रहे हैं तो उसके भी नुकसान हैं, और आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती जा रही है। इसकी बजाय आप एक ही दफ़ा सर्जरी करवा के तो उसकी और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी तो हो जाती है। आप एंटीबायोटिक देते रहेंगे तो आप बार बार वो इतना रेजिस्टेंट हो जाती है आपकी बॉडी कि फिर वो एंटीबायोटिक किसी और इन्फेक्शन को कहीं और उस तरह से फाइट नहीं कर पाएगा। इसलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि ये टॉन्सिलेक्टमी करा लें और टॉन्सिलाइटिस को इस तरह से हम कंट्रोल कर सकें। एक और टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, जो एपिस्टैक्सिस होता है। बहुत ज़्यादा बच्चों को नाक में से खून आता है, बहुत ज़्यादा आने लगता है, और स्पेशली गर्मियों के दिनों में आ जाता है। इसका क्या वो है? एपिस्टेक्सिस जो है, नाक से जो खून आता है, इसमें बड़ों में भी कॉमन होता है, बच्चों में भी है। और बच्चों में ज़्यादातर कॉमन ये होता है कि एलर्जीज की वजह से होता है या खुश्की की वजह से होता है। अच्छा। स्पेशली जो बच्चे ज़्यादा देर बाहर खेलते रहते हैं, धूप में खेलते हैं, तो उससे जो नाक की जो झिल्ली होती है वो बहुत ज़्यादा थिन आउट हो जाती है, और वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। दूसरा, कोई राइनाइटिस वगैरह, कोई इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है जिसकी वजह से नोज प्रिकिंग की जो आदत होती है, इसकी वजह से भी खून आता है। तो उसमें कोई खैर परेशानी वाली बात नहीं होती। इसमें ड्रॉप्स वगैरह हम देते हैं, ठीक है। नेजल ड्रॉप्स होते हैं, उससे ये कंट्रोल हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा वो ये कि जब बीपी ज़्यादा होता है अडल्ट्स में स्पेशली, जी। तो उसकी वजह से भी एपिस्टेक्सिस होता है। तो उसमें ये कि एक तो बीपी अपना कंट्रोल रखें, और अगर आपको कहीं ब्लीडिंग हो भी जाती है तो ठंडे पानी से उसको साफ करें, और नाक को ऊपर से पिंच दबा कर लें। पिंच करना है। अच्छा, इसमें जो हम कहते हैं थोड़ा सा वैज़लीन लगा दें अंदर, ये पैराफिन, वो जी, सही होता वो है? बिल्कुल सही है। अगर खुश्की वगैरह होती है तो उसके लिए वैसलीन अच्छा, वगैरह। कुछ डॉक्टर्स एड्रेनलिन का भी कहते हैं कि उसमें भी सोक करके रखें, वो भी सही होता है? वो जो है पैक्स होते हैं, पैक्स, लेकिन हाँ। वो खुद नहीं रखने चाहिए। वो डॉक्टर से वो ही आप डॉक्टर से रखवा लें ही। अगर बहुत सिवियर केस हो गया एपिस्टैक्सिस का। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों को ये हो जाता है और माएँ बहुत ज़्यादा जल्दी घबरा भी जाती हैं इन्हीं वजूहात से कि ये क्या हो गया और क्या नहीं हो गया। तो हम ये बात कर रहे हैं ईयर, नोज़ एंड थ्रोट के हवाले
हवाले से, और ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। अब जो डीएनएस है, डीएनएस या डिविएटेड नेजल सेप्टम जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से बार बार कई लोगों को इन्फेक्शंस होते हैं, साइनसाइटिस होता है और स्नोरिंग का बहुत मसला होता है। रात को वो सही सो नहीं पाते, या मोर देन जो उनके साथ सो रहा होता है वो सो नहीं पाते, क्योंकि वो इतने ज़ोर ज़ोर के खराटे लेते हैं। एक तो उनकी अपनी ऑक्सीजन सप्लाई भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो वो सुबह के वक्त उतना फ्रेश नहीं उठते। फिर उनका ज़ाहिर है रिलेशनशिप और बाकी लोग जो घर में होते हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि मुझे पता है स्नोरिंग के और भी बहुत कॉजेज़ होते हैं स्लीप एपनिया के, लेकिन ईएनटी से रिलेटेड कौन से कॉजेज़ होते हैं और ऐसे लोगों को फिर क्या करना चाहिए? स्नोरिंग का कॉमन कॉज तो जो आपने मेंशन किया यही होता है, डीएनएस की होता है, नाक की हड्डी जो है वो टेढ़ी होती है। दूसरा जो हमारे ईएनटी में जो कॉज है, टॉन्सिल्स की वजह से भी स्नोरिंग होती है। अच्छा। ठीक है। दूसरा ओबेसिटी जो होती है, मोटापा, उसकी वजह से भी स्नोरिंग होती है। डीएनएस जो होता है, इसमें बेसिकली ये होता है कि बचपन से ही या तो कोई चोट लग गई या बचपन से ही नाक की हड्डी टेढ़ी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस इंसान की नाक की हड्डी टेढ़ी हो उसको मसला भी हो उसकी वजह से। अगर उसको नाक में कोई मसला नहीं है, नाक बंद नहीं होता, रेशा नहीं आता, नाक से खून नहीं आता, या नाक से पीछे गले में रेशा नहीं करता, जिसको पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो उसको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ ये है कि अगर किसी को नाक की हड्डी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सर दर्द हो रहा है, नाक बंद हो रहा है, और जिस तरह आपने बताया कि स्नोरिंग हो रही है, तो उसको बेहतर ये होता है कि वो सर्जरी करवा लें। उसके सर्जरी करवाने से ये सारे मसले बेहतर हो। तो ये सर्जरी कोई बहुत बड़ी सर्जरी होती है, कितना टाइम लेती है, कितने टाइम में इंसान रिकवर कर जाता है? सर्जरी तो देखें, सर्जरी कोई भी होती है वो बड़ी होती है। अच्छा। हमारे लिए वो बड़ी होती है क्योंकि वो उसमें पेशेंट को हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, बेहोश करते हैं। जी। तो बेहोश करना जो है वो खुद एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन ये कि सेप्टोप्लास्टी जो इसकी जो सर्जरी होती है डीएनएस की, वो इतनी कोई डिफ़िकल्ट सर्जरी नहीं है, और इसमें नुकसानात भी कम से कम होने के, कॉम्प्लिकेशंस कम से कम होती हैं। तो डीएनएस का और कोई सर्जरी के अलावा कोई मैनेजमेंट है जो इनके डीएनएस लिए? का और कोई इलाज नहीं होता, क्योंकि हड्डी जो है वो टेढ़ी है, उसका दवाई से आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब हड्डी नाक टेढ़ी में की अगर टेढ़ी है। कोई सूजन है, जी, पॉलिप्स जी। बन जाते हैं, हाँ। या कोई सूजन होती है, उसमें हम स्प्रेज देते हैं, नेजल स्प्रेज, वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। अच्छा, तो नेजल स्प्रेज यूज़ करने चाहिए? वो अच्छा। यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन अगर हड्डी टेढ़ी है तो उसके लिए तो सर्जरी नहीं है। अच्छा, तो ये जो एलर्जीज़ की आप बात कर रहे हैं, आजकल पोलन एलर्जी भी फैली हुई है, सीजनल एलर्जीज़ है जिनसे आँख से पानी आता है, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, सारा कुछ। इसके लिए आप क्या कहेंगे कि जो एलर्जीज़ है उसको किस तरह से डील किया करें? नेज़ल जो एलर्जीज़ होती है, कुछ लोगों को कुछ भी आपने देखा होगा, कोई परफ्यूम से या किसी भी चीज़ से हो जाती है, तो उसके बेस्ट हल क्या होता है? उसमें एक तो ये कि जो भी एलर्जन है उसको अवॉइड किया जाए। ठीक है। पोलन है तो आप मास्क का इस्तेमाल वैसे भी आजकल डस्ट कॉमन हो भी रहा है, है, डस्ट हाँ। की वजह से जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उसको आप अवॉइड करें। बाज़ लोगों को इवन पेट से होती है, कैट्स वगैरह, डॉग्स वगैरह से होती है, डैंड्रफ से होती है, कारपेट से होती है, तो उस चीज़ को आप अवॉइड करेंगे। सबसे पहला जो रूल है वो अवॉइडेंस का है। अवॉइडेंस अगर पॉसिबल नहीं है या फिर भी आपको एलर्जी हो जाती है तो उसमें इसकी बहुत सारी रेमेडीज़ हो सकती हैं। दूसरा तो ये है कि आप कंसल्ट करवाएं और स्प्रेज वगैरह यूज़ करें। जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट आजकल हमारे उसमें चल रहा है ईएनटी में, वो नेजल स्प्रेज है। अच्छा, ठीक है। तो ये इनके अंदर क्या होता है नेजल स्प्रेज के अंदर? नेजल ये स्प्रेज बेसिकली में- क्या मैकेनिज्म होता है नेजल इसका? स्प्रेज में बेसिकली स्टीरॉइड्स होते हैं। अच्छा। लेकिन ये स्टीरॉइड्स जो होते हैं, ये जो अच्छे न्यूअर स्टीरॉइड्स आ रहे हैं, वो अच्छे स्टीरॉइड्स होते हैं, वो इतने खतरनाक स्टीरॉइड्स नहीं होते। ठीक जो आम लोगों में फोबिया होता है कि स्टीरॉइड्स जी। लेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन स्टीरॉइड से कोई ऐसा मसला नहीं होता। दूसरा, ये स्टीरॉइड्स जो होते हैं नोज में लोकली एक्ट करते हैं, तो हमारे ब्लड में इनके जो जाने के चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं। अच्छा। अगर आप पुराने वाले स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं तो उनमें भी नुकसान होते हैं। दूसरी चीज़, इसमें एंटीहिस्टामिन्स यूज़ होती हैं जो एंटी एलर्जीज होती हैं, जी। उसमें ये होता है कि वो हर पेशेंट जो है वो एक तो टॉलरेट नहीं करता, रोजाना वो कहता है कि मैं एक गोली लूं। बिल्कुल एक हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है, ड्राउजीनेस भी होती है कुछ में। उससे ठीक है। नींद भी आती जी। है। तो बेहतर ये होता है कि हम उसको शिफ्ट कर दें स्प्रेस की तरफ, अच्छा, nasal sprays। लेकिन आपने देखा होगा डॉक्टर साहब से बात करके भी, और देखिए आप जब से ये कोविड पूरी दुनिया में फैला है, हमें बार बार ये बताया जा रहा है कि प्रिवेंशन इज़ मच बेटर देन क्योर। कि मेडिकल साइंस जितनी भी एडवांस हो जाए, आपका मुल्क जितना भी एडवांस्ड हो, जितना भी रिसोर्सेज उसके पास हो, फिर भी वो कम पड़ती हैं किसी भी चीज़ को ट्रीट करने के लिए। ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी पूरे नहीं होते, और अगर हों भी तो उतने इफ़ेक्टिव नहीं होते। इसलिए कहा जाता है कि भाई जहाँ पे हो सकता है अपने लाइफस्टाइल के
के अंदर वो चेंजेस लाइए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाइए, आइसोलेशन कीजिए, गैर ज़रूरी विज़िट्स को अवॉइड कीजिए, अपने आप को इन्फेक्शन लगने से रोकिए और किसी और को इन्फेक्शन फैलाने से रोकिए। देखिए, जितने भी हमारे पास एक्सपर्ट्स आए हैं, जितने भी डॉक्टर्स आए हैं, उन्होंने जितनी भी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बताई हैं, उन्होंने बार बार इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया है कि सबसे पहले अपने आप को बचाइए और साथ साथ अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, अपने आदात है, उनके अंदर ये सारा बदलाव लेकर आएंगे, अच्छी खालिस चीज़ें खाएंगे और सही अपनी एक्सरसाइज करेंगे और अपनी हैबिट्स को अच्छा रखेंगे, तभी आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा होगा। इसी पे हम एक छोटा सा एक आपसे पॉइंट पूछ लेती हूँ, ये जो स्मोकिंग वगैरह होती है, ये ईयर, नोज़ एंड थ्रोट को कैसे इफ़ेक्ट करती है? स्मोकिंग जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, स्पेशली जो हमारा थ्रोट है, जो लैरिंक्स का पार्ट जिसको हम कहते हैं, जहाँ से आवाज़ बनती है, वहाँ पे ये इफेक्ट करती है, लेरिंजाइटिस कॉज कर सकती है। दूसरा, कैंसर जो है बहुत कॉमनली होता है। एक तो चेस्ट का कैंसर जो जी, आम लोगों को पता है, लेकिन गले का जो कैंसर है वो भी स्मोकिंग की वजह से होता है। लेकिन ये बात ज़रूरी तो है कि इस तरह की कोई भी हैबिट हमें बिल्कुल उसको जी, छोड़ देना चाहिए छोड़ और देना रमज़ान को यूज़ करना चाहिए। वी शुड यूज़ दिस रमज़ान कि हम इन सारी हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकें, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो कुछ हो। स्पेशली विमेन के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा स्मोकिंग हो गई है, हुक्का और शीशा का जो आ गया है, उसकी वजह से आपकी आवाज़, वोकल कॉर्ड्स, होर्सनेस, ये सारा कुछ भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर जुनैद आपसे बात करके, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। उम्मीद है कि हमारे सारे नाजरीन को बहुत ज़्यादा अच्छी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी और इसका फ़ायदा हुआ होगा। इसी तरह हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, कल हम हाजिर होंगे एक और टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।